Good morning, friends. I welcome you all in CA Intercost and Management Accounting classes, and this is our class number 13. I hope आप पीछे की क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं बच्चे, और आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि इन क्लासेस को प्लीज़ ऑनलाइन देखिएगा सो दैट मुझे पता चल सके आप में से कितने बच्चे इन क्लासेस का बेनिफिट ले रहे हैं। आज बच्चे हम कुछ और क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपनी क्लास में डील करने जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट मैं आज आरटीपी के जितने भी क्वेश्चन थे पास्ट ईयर के, ऑलमोस्ट मैं आज आपसे डील कर लूँगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम करेंगे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन। हमने कर लिया था बच्चे, फर्स्ट कर लिया था, सेकंड एक बार छोड़िए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट क्वेश्चन निकाल लीजिए। 8 क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया। फटाफट से रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चे, क्वेश्चन 8 क्या कहता है। अच्छा, आरटीपी नवंबर 2014 का ये क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन काफी बड़ा है। ये एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन मतलब अगर आएगा तो कम से कम 10 मार्क्स का आएगा बच्चे। बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है। आंसर में भी इसका इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, टिपिकल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण क्या है कि डाटा को कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बड़े क्वेश्चन की और कोई परेशानी नहीं होती, डाटा फैला हुआ होता है बच्चे, सारा डाटा आपको पता होता है कौन सी स्टोरी कैसी है। लेकिन क्या है कि स्टोरीज में इतने ज्यादा करेक्टर आ जाते हैं ना बच्चे, आपको पता नहीं चलता कौन किसका क्या है, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट से। कहते हैं जी, आदित्य एग्रो लिमिटेड प्रोड्यूस एडिबल ऑयल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। द मंथली, ये वर्ड्स बच्चे आप एग्जाम में भी इस तरह से एक बार थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना ताकि पता आपके माइंड में रहे कि ये मंथली डिमांड थी। मंथली डिमांड पैटर्न फॉर द फिनिश्ड गुड्स आर एज फॉलोज। मस्टर्ड ऑयल 45,000, सोयाबीन ऑयल 15,000 और ऑलिव ऑयल 3,000 लीटर्स। ये मंथली डिमांड है बच्चे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे इंटू 12, ये हो जाएगी एनुअल, ठीक है। इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि इसको इंटू 12 करना है। टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, 5 kgs of mustard oil, 6 kgs of soybean and 5.5 kgs of olives are required respectively। तो ये रॉ मटेरियल की कंजप्शन बता रहे हैं कि आपको अगर 1 kg मस्टर्ड ऑयल चाहिए तो सर आपको 5 kgs ऑफ मस्टर्ड आपको चाहिएगी एज रॉ मटेरियल। मतलब 5 किलोज जो मस्टर्ड्स हैं, मस्टर्ड सीड्स हैं, उनमें से हमारा 1 किलो मस्टर्ड ऑयल की आउटपुट आती है। इस तरह से बाकी की दी हुई है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, इनका हम क्या करेंगे बच्चे, ये 5 kg, 6 kg, 4.5 kg, इनको भी रॉ मटेरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए, तो इनका भी यूज है। उसके बाद आते हैं बच्चे, आदित्य एग्रो लिमिटेड कैन परचेज द मटेरियल ईदर फ्रॉम फार्मर्स एंड डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेल मार्केट। तो दो इनके पास ऑप्शन है बच्चे, या तो ये फार्मर्स से परचेज कर लें और या फिर ये होलसेल मार्केट से परचेज करें। द कंपनी कैन परचेज एनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द होलसेल मार्केट, बट इन द केस ऑफ परचेज फ्रॉम द फार्मर इट हैज टू प्रोड्यूस द मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी। अगर फार्मर से परचेज करेंगे ना सर, तो इनको मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी तो परचेज करनी पड़ेगी। होलसेल मार्केट से कितना ही परचेज कर सकते हैं। फॉलोइंग इज द मटेरियल वाइज समरी रिलेटेड टू द परचेज ऑफ मटेरियल। आइए जी, कहता है मस्टर्ड होलसेल मार्केट से परचेज करोगे तो क्या होगा, फार्मर से परचेज करोगे तो क्या होगा। कहता है मिनिमम क्वांटिटी, होलसेल से तो कितनी भी और फार्मर से कितनी बच्चे, इतनी क्वांटिटी मिनिमम। परचेज प्राइस ये और ये, इस तरह से आगे CST दे रखा है, आगे स्टार दे रखा है बच्चे, ठीक है। स्टार दे रखा है तो मैं उस स्टार को भी एक बार रेफर कर लेना चाहिए। वैसे तो हमें पता है CST का कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है, शॉर्टिंग एंड पीलिंग कॉस्ट दी हुई है। अब ये शॉर्टिंग और पीलिंग कॉस्ट पर परचेज है। पर परचेज का मतलब क्या है बच्चे, पर परचेज का मतलब है ये है आपकी क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। बस इतना ही हिंट बहुत होता है बच्चे हमारे लिए कि ये क्या दे रखा है, पर परचेज मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। लोडिंग कॉस्ट, अनलोडिंग कॉस्ट, ये क्या चीज है, लोडिंग और अनलोडिंग, ये कॉस्ट भी क्या है हमारी, परचेज प्राइस में जुड़ जाएगी। परचेज प्राइस में जुड़ जाएगी ना बच्चे, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए एक बार। उसके बाद कहते हैं सोयाबीन का भी इसी तरह से इसने बता रखा है, लेकिन सोयाबीन पे बच्चे क्या लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं। इसके ऊपर भी 2 स्टार दिए हुए हैं, हम देख लेंगे ये 2 स्टार किसके लिए दिए हुए हैं। वैसे हम क्या करते हैं बच्चे, वैसे नॉर्मली हम वेट का क्रेडिट मानते हैं कि इसका क्रेडिट अवेलेबल है, इसका सैंडविच अवेलेबल है। उसके बाद है बच्चे ओलिव्स। ओलिव्स का क्या है, ओलिव्स की भी सेम स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर 3 स्टार दिए हुए हैं और इसके ऊपर क्या लगा हुआ बच्चे, इंपोर्ट ड्यूटी।
इम्पोर्ट ड्यूटी का मीन, इम्पोर्ट ड्यूटी के क्या हम क्रेडिट मानते हैं? नॉर्मली अगर ये स्टार ना दिए हों, अब तो उसने बता रखा है स्टार देके, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो तो हम वैट, जीएसटी इनका मानते हैं कि क्रेडिट मिलेगा। सीएसटी और आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी का हम मानते हैं कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। ये हमारी एक नॉर्मल एजम्पशन रहती है, आप इसका एक नोट भी अपने क्वेश्चन में जरूर देंगे। उसके बाद बच्चे हम आए थोड़ा सा और नीचे। अब देखो क्वेश्चन 3 पेजेस में आ चुका है यार, ये 3rd पेजेस हम रीड आउट करने जा रहे हैं। द कंपनी इज पेइंग 12.5% पर एनम एज इंटरेस्ट टू इट्स बैंक ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी एंड 100 रुपीज पर केजी एज रेंट ऑफ द वेयर हाउस। इसका मतलब ये बच्चे क्या है? ये है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हो गई ना। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट का मतलब उस आपने जो गुड्स परचेज कर लिए उसको होल्ड करने की, उसको कैरी करने की क्या कॉस्ट है? तो कैरी करने की कॉस्ट है सर, एक तो इंटरेस्ट, आप अगर माल अपने पास रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट का नुकसान है। दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा है आपका गोडाउन रेंट, आपको गोडाउन का रेंट भी देना पड़ रहा है, तो ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है बच्चे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। कहता है जी सीएसटी विल बी एडिड विद द परचेज प्राइस, मतलब क्रेडिट नहीं मिलेगा, हम यही मान के चलते हैं। वेट विल नॉट बी एडिड विद द परचेज प्राइस ऑफ सोयाबीन, इसका मतलब क्या? क्रेडिट मिलना है इसका, तो हम भी यही मान के चलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी विल बी एडिड विद द परचेज प्राइस ऑफ ओलिव्स, हम भी यही मान के चलते हैं। तो बच्चे ये तो जर्नल एजम्पशंस को इसने मतलब हमारे लिए आसान कर दिया बच्चे। ठीक है, ऑल इन ऑल हम ये एजम्पशंस लेके चलते हैं, इसने क्लैरिफाई कर दिया कि आपको ये एजम्पशंस लेनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या कहता है? कैलकुलेट द परचेज कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल, जब हम होलसेल मार्केट से परचेज करेंगे और जब हम फार्मर से परचेज करेंगे। ठीक है सर। कैलकुलेट ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अंडर द बोथ ऑप्शंस। ठीक है। रिकमेंड द बेस्ट परचेज ऑप्शन फॉर द मटेरियल ओलिव, ओलिव के लिए बताना है कि हमें बेस्ट परचेज ऑप्शन क्या है। बच्चे कितना आसान क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट पढ़ के ही पता चल जाता है क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेकिन क्या किया बच्चे? डाटा को स्कैटर कर दिया, डाटा को फैला दिया, और मतलब जब रायता फैला दिया तो हमें उस रायते को इकट्ठा करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, और वैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे, नवंबर 2014 का क्वेश्चन है ये। तो इसको सोल्व करना शुरू करें। अब आपके पास आई होप कि ये प्रिंट आउट्स हैं, तो मैं भी इनको रेफर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चे मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँ? ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आप इस क्वेश्चन में क्या करें। रिक्वायरमेंट देखो बच्चे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल। कहता है जी परचेज कॉस्ट निकालो ईच मटेरियल की। कोई बात नहीं बच्चे, अभी आओ, अभी निकाल के देते हैं। आइए सर, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? कहता है कैलकुलेट द परचेज कॉस्ट, अभी निकालते हैं सर। परचेज कॉस्ट, अब ईच मटेरियल लिख दूं ना, एक एक निकाल लेंगे बच्चे। सबसे पहले क्या है आपकी? मस्टर्ड। मस्टर्ड सीड परचेज करोगे या मस्टर्ड ऑयल परचेज करोगे? मस्टर्ड सीड परचेज करोगे। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो बताओ, इसने दिया था आपको द मंथली डिमांड पैटर्न, तो आपको क्या करना है बच्चे? एनुअल करना है। आपको परचेज कितना करना है सबसे पहले, तो आप उसको निकालोगे। तो आप सबसे पहले बताइए कि एनुअल कंजप्शन कितनी है आपकी? एनुअल कंजप्शन कितना है? एनुअल कंजप्शन है बच्चे आपका कितना? 45 लीटर। अब ये मस्टर्ड सीड नहीं है, ये है ऑयल। ये 45,000 लीटर क्या है बच्चे? ऑयल है। अब इसने बताया था कि आपको अगर 1 kg ऑफ ऑयल चाहिए तो मस्टर्ड सीड आपको चाहिए सर 5 kg। इसका मतलब क्या बच्चे? इसका मतलब ये है 45,000 लीटर अगर आपको मस्टर्ड ऑयल की रिक्वायरमेंट है तो आपको इसकी 5 टाइम्स मस्टर्ड सीड चाहिएगा। ठीक है, और ये क्या है बच्चे? ये आ गई मंथली डिमांड आपकी। अब इसको आप करोगे 12 से मल्टीप्लाई, ये आएगी आपकी एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चे एक तो ये चीज ध्यान रखनी होती है कि एनुअल करना जरूरी है, एक आपको ये इनपुट आउटपुट रेशो चेक करनी होती है कि इनपुट आउटपुट रेशो क्या है एनुअल कंजप्शन के लिए। अब मैं चेक करूं कितनी आ जाएगी बच्चे? 45,000 इंटू 5 इंटू 12, 27 लाख। 27 लाख बच्चे आपकी आ गई है एनुअल कंजप्शन। किसकी बच्चे? मस्टर्ड सीड्स की।
ठीक है। इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे किसकी बच्चे, सोयाबीन ऑयल के लिए भी और ओलिव ऑयल के लिए भी। मैं करवाऊंगा, लेकिन एक बार मैं मस्टर्ड सीड की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपको इतना मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, कुछ कहानियां सुना रखी है इसने, पढ़ लेते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, परचेज कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, हमें तो चाहिएगा सर परचेज प्राइस, कोई बात नहीं, चलो हम क्या करेंगे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट। बच्चे राइटिंग ज़्यादा साफ नहीं आ पाती क्योंकि ये पेन थोड़ा सा मोटा होता है, मुझे इतना हैंडलिंग इतनी प्रॉपर मेरी इस पे है नहीं अभी, तो मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर लूँगा, एक बार इससे काम चला लेना। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट, हाँ जी, दो ऑप्शन आपके पास, एक तो होलसेल मार्केट और एक फार्मर्स, दोनों का लिख लो। आपने लिखा सर होलसेल और एक फार्मर्स। अच्छा जी, जब आप होलसेल से परचेज करते हो तो आपको एट द रेट ऑफ 15 परचेज करना पड़ेगा, और जब आप परचेज करते हो सर फार्मर से तो एट द रेट ऑफ आप 12.5 पे करोगे। मैंने ऊपर ही लिख लिया बच्चे ताकि हमारी गलती ना हो कहीं भी। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए परचेज प्राइस। सबसे पहले तो हम बेसिक परचेज प्राइस लेंगे, कितना, कहते हैं जी कितने भी क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी बच्चे, 27 लाख इंटू 15, कितना आ जाएगा ये, अरे बाप रे बहुत बड़ी फिगर आ गई, 405 लाख, ठीक है, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ यार, ठीक है। उसके बाद कहता है जी इसकी रिक्वायरमेंट कितनी, 27 लाख इंटू कितना 12.5, 337,5,0,0,0, ठीक है। ये बच्चे आपकी आगे की परचेज कॉस्ट। लेकिन यार मैं सोचता हूँ इसको है ना पर रुपी के अकॉर्डिंग निकाल लूँ, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन कुछ इसी तरह से पुट किया था। इन्होंने पूछा था क्या, कैलकुलेट द परचेज कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल फ्रॉम होलसेल मार्केट और फ्रॉम द फार्मर्स। तो आप पर रुपी कॉस्ट भी तो निकाल सकते हो, फिर क्या है कि जीरो का इतना पंगा रहेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रुपीज में कैलकुलेट करेंगे, अपने क्वेश्चन को बनाते हैं आसान। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम इसको रुपीज में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रुपीज में कितना आएगा, परचेज प्राइस कितना बच्चे 15, यहाँ पे कितना 12.5, वेरी वेरी इजी। अच्छा जी, उसके बाद आइए कहते हैं CST 2%। तो क्या करोगे बच्चे, ऐड करोगे, क्योंकि CST का तो कोई क्रेडिट अवेलेबल है ही नहीं। CST आप नोट दोगे बच्चे, आप नोट दिए बिना नहीं आओगे। 15 का 2% कितना आ जाएगा 0.3। अब मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूं बच्चे ना, CST फार्मर्स पे नहीं है, हटा दिया, बोल रखा है इसने। उसके बाद कहता है जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर परचेज। क्या ये मेरी परचेज कॉस्ट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है बच्चे, क्योंकि लिख रखे पर परचेज। इतना इंट दे दिया यार, बहुत है, इतना इंट देगा एग्जामिनर तो आपको, आंसर शीट थोड़ी ना दे देगा आपको। कहता है जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर परचेज, तो ये क्या है बच्चे, परचेज कॉस्ट है। स्टोरिंग एंड पिलिंग कॉस्ट पर परचेज, तो ये क्या है बच्चे, ये भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। उसके बाद कहता है सर लोडिंग कॉस्ट। अब लोडिंग कॉस्ट क्या है, आपकी कॉस्ट है यहाँ पर, तो ऐड करेंगे हम क्या बच्चे, ऐड करेंगे हम लोडिंग कॉस्ट। अब लोडिंग कॉस्ट आपने पर केजी के अकॉर्डिंग करनी है बच्चे। लोडिंग कॉस्ट कितनी कह रहा है, कहते हैं जी आपको 10 रुपए पर 50 केजी देना है, 10 रुपए पर 50 केजी। तो कितना हो जाएगा ये, 10 रुपए देने हैं पर 50 केजी, तो 10 डिवाइड बाय 50, 50 केजीज के लिए आपको 10 रुपीज देने हैं ना, तो पर केजी कितना देना पड़ेगा 0.2। अच्छा उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है बच्चे 5 रुपए, तो इसका हाफ हो जाएगा 0.1, ठीक है। उसके बाद क्या है अनलोडिंग कॉस्ट पर 50 केजी, ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अनलोडिंग कॉस्ट पर 50 केजी 2 रुपए, अरे बाप रे 2 रुपीज पर 50 केजी, तो ये कितना आ जाएगा 0.04। और ये कितना आ जाएगा, ये भी सेम है बच्चे 0.04। क्या और कोई कॉस्ट है, नहीं सर, इसको ऐड कर लो, ये आपका परचेज प्राइस पर केजी आ जाएगा। हमें चाहिए था बच्चे परचेज प्राइस पर केजी, हमें कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए परचेज प्राइस पर केजी चाहिए होता है, ठीक है। मैं इसलिए प्राइस पर केजी निकाल रहा हूँ पहले। और दूसरा बच्चे हमारी है ना वो सारी हेडेक ही खत्म हो गई अब, जीरो वाली।
ये आ जाएगा बच्चे 15.54 और ये आएगा बच्चे आपका 12.5 प्लस में 0.1 प्लस में 0.04 12.64। ये आ गया आपका बच्चे परचेज प्राइस। अब कैरिंग कॉस्ट आप इस पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ, इसके अंदर दो चीजें आई थी, उसके लिए आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। परचेज कॉस्ट आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसने अच्छा पूछा क्या था, कैलकुलेट द परचेज कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल फ्रॉम होलसेल मार्केट और फ्रॉम फार्मर्स। तो फ्रॉम होलसेल मार्केट आ गया बच्चे ये, और फ्रॉम फार्मर्स आ गया ये। तो हमने पहला पार्ट सोल्व कर लिया। ऐसे ही है आपको सोयाबीन का और ओलिव का भी कैलकुलेट करना है। सोयाबीन और ओलिव का बच्चे आप खुद कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन 1 घंटे में सोल्व होगा, ठीक है। तो आप खुद एक बार ट्राई करना, नहीं आए मुझे बताना, मैं करवाऊंगा आपको। उसके बाद बच्चे हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या दो चीजें बताई हुई थी सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और शॉर्टिंग एंड पिलिंग कॉस्ट। तो ठीक है, बताओ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है सर आपकी 6000, और दूसरे अल्टरनेटिव में कितनी है 15000। उसके बाद क्या, शॉर्टिंग, शॉर्टिंग एंड पिलिंग कितनी है बच्चे, शॉर्टिंग एंड पिलिंग इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1200 है, तो कितनी आ जाएगी ये 6000 आ जाएगी, और तो कोई दे ही नहीं रखी ना। और ये कितनी आ जाएगी 16200। कितना आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। करवाने का मन ही नहीं कर रहा इतना आसान क्वेश्चन, ना ही आपका करने का मन कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई बच्चे, परचेज कॉस्ट आ गई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। हम सारे कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना बच्चे। कैरिंग कॉस्ट, हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे बच्चे, बताओ कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी आपकी। द कंपनी, हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आपके लिखा हुआ बच्चे, कहते हैं द कंपनी इज पेइंग 12.5% पर एनम एट एज इंटरेस्ट टू इट्स बैंक। तो ठीक है, सबसे पहले आप बताओ इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है। इंटरेस्ट कॉस्ट किस रेट से बच्चे, एट द रेट ऑफ 12.5%, ठीक है। और किस पे लगेगी बच्चे, आपके परचेज प्राइस पे लगेगी। ये रहा परचेज प्राइस, ये वाले। तो बताओ कितना होएगा 15.54 का 15.54 ये ना, और का 12.5% कितनी आ जाएगी 1.9425। ये पूरा लिखना है यार, 3 से 4 फ्रैक्शन में लिख लेना इसको। 12.64 का 12.5% 1.58। अच्छा, इसके अंदर कुछ और भी बात दी हुई थी बच्चे, क्या बात दी हुई थी इसके अंदर, ये बात लिखी हुई थी, स्टोरेज कॉस्ट की बात कर रहा था, कुछ रेंट की बात कर रहा था। 100 रुपीज पर 100 kg, तो 100 रुपीज पर 100 kg, तो 1 kg का कितना, वेरी सिंपल 1 रुपीज रेंट। क्या बोला, 100 रुपीज फॉर 100 kg, तो ठीक है जी 1 रुपी हो गया। तो 1 रुपी यहाँ पर है, 1 रुपी यहाँ पर है। अब इसको टोटल कर लो 2.9425, या 4 डेसिमल तक इसको लेंगे बच्चे, और 2.58, ये आपकी आ गई कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट क्या कोई परसेंटेज है ये, नहीं, एब्सोल्यूट फिगर है आप, ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर आ चुकी है ये। तो ये बच्चे हमने सारे कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए, हमें एनुअल कंजप्शन पता चल गया, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल गया, परचेज कॉस्ट पता चल गया, और कैरिंग कॉस्ट पता चल गया। तो क्या हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, क्यों नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आएगी बच्चे, 2 इंटू एनुअल कंजप्शन कितना था आपका 27 लाख किलोग्राम्स। उसके बाद क्या आया था बच्चे आपके पास, उसके बाद आया था आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी बच्चे 6000, दोनों ही अल्टरनेट है, एक 6000 है और एक ओके। उसके बाद कितनी है बच्चे 2.9425, बताओ कितनी आती है कैलकुलेशन, 2 into 27 lakh into 6000 divide by 2.9425, 104,933 kg, ठीक है बच्चे।
तो आपको मैंने एक कैलकुलेशन करवा दी है, इसके बेस पर आप क्या निकाल सकते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हो, जो कि हमें सेकंड पार्ट में पूछी गई थी। क्या पूछा था बच्चे, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अंडर द बोथ ऑप्शन। तो आपको 6 बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे, एक बार फार्मर्स के लिए, एक फार्मर से परचेज में, और एक बार आपसे होलसेल मार्केट में जो आप परचेज करेंगे उसके लिए। तो आई होप यार ये सब इजी है, अब कर सकते हो आप। मैंने बता दिया ये किस तरह से होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, रिकमेंड द बेस्ट परचेज ऑप्शन फॉर द मटेरियल ओनली। तो आपको क्या करना है बच्चे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को समी करना है। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। तो बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा अब बहुत था, विशाल का ये था, गिगेंटिक था, लेकिन दम नहीं था बच्चे इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, बाकी खुद से अगर नहीं समझ में आए तो बता देना बच्चे, दोबारा करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ईमेल कर देना, या फिर कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन हमें पूरा करवाया जाए, करवा देंगे। अभी हमने इसके ऊपर 20 मिनट्स लगाई हैं, हम अनदर 20 मिनट्स लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 9th क्वेश्चन मैंने करवा दिया था बच्चे, उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था। 11th क्वेश्चन बच्चे मैंने एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप एक बार उसको करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ट्राई किया था तो बच्चे उसमें छोटी सी गलती हो गई है, एक बार उसे करेक्ट कीजिए आप। 11th क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट नहीं है और ये जीरो नहीं है, ये है लेस देन जीरो, इस तरह से। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए, फिर लिख रखा है ना ये 500, ये कुछ नहीं है, ये यहां पर है लेस देन 500, 500 सॉरी ये 1000 आएगा यहाँ पर, 500 एंड लेस देन 1000, 1000 एंड लेस देन 2000, 2000 एंड लेस देन 3000 और 3000 एंड अबव, ये इस तरह से, इस साइड कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब आप सोल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा से करवाने के लिए रेडी हूं, लेकिन एक बार उसे खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसमें आंसर एक नोट कर लीजिएगा आप, इसमें है व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ यू नॉन डिस्काउंट ऑफर। इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना बच्चे, वो आएगी आपकी 200 टन आएगी, ठीक है। एक हिंट है ये मैं आपको दे रहा हूं, एक हिंट है ये आपका, ठीक है। उसके बाद है बच्चे आपका 12th क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको। 13th, हाँ जी 13th क्वेश्चन अपने आप में एक नया क्वेश्चन है बच्चे, इस तरह का हमने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मई 2014 आरटीपी का क्वेश्चन है बच्चे। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। आदित्य लिमिटेड इज engaged in heavy engineering works on the basis of job order received from the industrial customers. The company has received a job order of making turbine from a power generating company. Below are some detail of stores receipts and issue of copper wire used in manufacturing of turbine. अभी तक कोई कहानी हमारे काम की नहीं है, बच्चे ऐसे स्टोरियां सुनाते हैं। क्या कहता है सर, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास कुछ, उसके बाद इशू हुआ, रिसीव हुआ, इशू हुआ, रिटर्न हुआ, रिसीव हुआ, रिटर्न हुआ, इशू हुआ, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। कहता है ऑन 20th February 2014 इट वाज फाउंड दैट 180 kgs ऑफ द वायर वाज fraudulently misappropriated by the store assistant and never recovered by the company. उठा के ले गया सर कोई बंडल आपकी वायर का, ठीक है कोई बात नहीं, जरूरत होगी, ले गया होगा यार, डाल दो पोस्टिंग P&L में, नुकसान हो गया, एबनॉर्मल है। From the above information, you are required to prepare the store ledger account using the weighted average method of valuing the issue. कहता है जी weighted average method issue करो। 90% केसेस में बच्चे आपसे weighted average method ही यूज करवाएगा, और आपको कह रहे हैं कि स्टोर लेजर अकाउंट बना दो। यार ये स्टोर लेजर अकाउंट है ना, मुझे याद आ रहा है कि मैंने पहले कभी सीपीटी जब होती थी ना तो उसमें बनाया हुआ है। अब मुझे ये याद नहीं है कि कौन सा चैप्टर होता था, लेकिन याद आ रहा है कि ऐसे हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाते थे, इजी से होते थे बिल्कुल, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा ये चीज़ हम क्या करेंगे बच्चे, ये हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ही पढ़ेंगे, इस पर डबल टाइम हम नहीं लगाएंगे। चलो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चे। क्वेश्चन बच्चे है आपका ये 13, पेन चेंज कर लेते हैं सर। हाँ जी, आपको क्या कहता है, कहता है जी स्टोर लेजर अकाउंट बना दो, तो ठीक है लिख लो स्टोर लेजर अकाउंट।
अच्छा जी, स्टोर लेजर अकाउंट में बच्चे एक कॉलम तो सबसे पहले बनेगा आपका डेट का, ये क्या आएगी बच्चे, डेट। उसके बाद क्या होएगा बच्चे, उसके बाद होएगा रिसीव्ड, सबसे पहले मटेरियल रिसीव होएगा ना। उसके बाद क्या होगा, इशू होगा बच्चे, और इशू के बाद क्या होगा बच्चे, इशू के बाद आपका होगा बैलेंस। ठीक है, तो अच्छा रिसीव होगा तो बच्चे इसमें आपको क्वांटिटी मिलेगा, रेट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। इशू में भी आपको क्वांटिटी मिलेगी, रेट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। बैलेंस में भी आपको क्वांटिटी मिलेगी, रेट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपके पास आ जाएगा। अब इसको कर लो डिवाइड। चलिए, सबसे पहले कहते हैं सर फैब 1 को, ये है आपकी फैब, और ये लिखा मैंने फर्स्ट ऑफ फैब को। कहता है ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 1200 केजीज एट द रेट ऑफ 475 पर केजी। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी बच्चे, 1200। हम किस में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को, बैलेंस वाले कॉलम में 1200। रेट क्या है बच्चे, 475। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 1200 इंटू 475 कितना होगा, 5,70,000। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट कहता है फैब 5 को, फैब 5 को क्या हुआ बच्चे, इशू हुआ। इशू मतलब यहां पर आ जाओ, इस कॉलम में आपको एंट्री करनी है। क्या कहता है, इशूड 975 केजीज, 975 केजीज टू द मैकेनिकल डिवीजन वाइड मटेरियल रिक्विजिशन ओ नंबर MEC 09/13। अब क्या करोगे बच्चे, अब देखो ये जो रिक्विजिशन नंबर है इसको है ना एक यहाँ पे कॉलम बना के डाल लेना चाहिए हमें। मटेरियल रिक्विजिशन नंबर या मटेरियल इशू नोट जो भी है आपका, एक यहाँ पर कॉलम बना लेना। मैंने बनाया नहीं है, अब बन नहीं पाएगा, या फिर मैं बना ही देता हूँ, ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चे, ये है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। कौन सा, इसका नोट नंबर क्या है बच्चे, इसका नंबर है 09/13। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। देखो बच्चे इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, आपको कुछ दिया है तो यूज कर लो। क्या करोगे, यहाँ पर मटेरियल रिक्विजिशन नोट नंबर डाल दिया हमने। ठीक है, कोई बुराई है नहीं। कभी कोई हो सकता है उस जो हमने इशू किया है इस रिक्विजिशन पे, हो सकता है हमें वापस रिसीव हो, तो हमें ट्रैकिंग में आसानी रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, वरना मैं इसको बताऊंगा इसका यहाँ पे डालने का यूज क्या होता है। ठीक है, तो 975 आपने यूनिट्स इशू की है। रेट क्या बच्चे, रेट तो इसने बताया नहीं, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नहीं बच्चे, आप वेटेड एवरेज यूज करोगे। वेटेड एवरेज हमारे पास क्या है बच्चे, 475। तो आपने कितनी अमाउंट का मटेरियल इशू कर दिया बच्चे, 975 इंटू 475, 975 इंटू 475, ये आएगा बच्चे 4,63,125। अब आपके पास कितनी यूनिट बची बच्चे, 1200 माइनस 975, 225 यूनिट्स आपके बैलेंस बच गई। प्राइस क्या बच्चे, प्राइस क्या चेंज हुआ है, नहीं, 475 के रेट से ही बची होगी। ये आ जाएगा बच्चे 106,875। अगर आप 570 में से ये माइनस करोगे तो भी यही आएगा बच्चे। देखा मैजिक। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है सर फैब 6 को, फैब 6 को क्या हुआ, कहता है जी मटेरियल रिसीव हुआ है आपको, और मटेरियल रिसीव हुआ है 3,500 kg, और प्राइस क्या है बच्चे, प्राइस मिला है आपको 460 का। तो कितने का हो गया बच्चे, ये 3500 इंटू 460, ये हो गया है बच्चे आपका 16,10,000। मैं बोल के बता रहा हूँ बच्चे, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा वर्ड्स जो लेटर्स है स्मॉल हो, क्योंकि स्पेस कम है बच्चे। ठीक है, 16,10,000 है बच्चे, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर। अच्छा जी, इसका कुछ नोट नंबर दिया हुआ था ना, परचेज ऑर्डर नंबर कितना है, 159/2013। आप एक कॉलम बना के ये चीजें डाल लेना बच्चे, मैंने एक कॉलम बनाया नहीं इसमें। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या इशू कुछ हुआ, नहीं, रिसीव हुआ था ना। तो अब मेरे को बताओ 225 यूनिट्स तो आपके पास पहले ही थी। ठीक है, और आपको रिसीव कितनी होगी, 3500। तो ये कितनी यूनिट्स हो गई आपके पास, 3725। अब रेट क्या बच्चे, 475 लिख दूं, नहीं, अब रेट चेंज हो चुका है। अब रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास पहले कितनी वैल्यू का मटेरियल था, 106,875, और अब और कितना परचेज कर लिया, 16,10,000 का। तो कितनी वैल्यू होगी बच्चे हमारे पास अब,
17,16,875 और कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 3725। तो प्राइस क्या हो गया बच्चे, अब प्राइस हमारा चेंज होके 460.91 हो चुका है। 906 है, इसको 91 कर लेना बच्चे। तो अब ये आपका वेटेड एवरेज प्राइस हो चुका है बच्चे, ठीक है। उसके बाद 7 फेब को कहते हैं इशूड 2400 kg टू इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन वाइड मटेरियल रिक्वेजिशन नोट नंबर ELE 012/13। मैटर नहीं करता हमें, हम लिखते हैं 7th। इशू कितना किया बच्चे, लिख लो यहाँ पे 159/2013, नहीं 109 ये बच्चे, ये है 12, ये 12 है आपका। कहता है हमने कितना इशू कर दिया, हमने इशू किया सर 2400 और प्राइस क्या लगेगा बच्चे, रेट इशू 460.91 का। तो हमने कितनी क्वांटिटी इशू कर दी बच्चे, इंटू 2400। हमने कितना क्वांटिटी इशू कर दिया, हमने कर दिया 2400 इंटू 460.91, 11,06,184। बच्चे हो सकता है आपका 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाए आपके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो इतना मैटर नहीं करेगा वो। आपके पास 3725 यूनिट्स थी, आपने 2400 इशू कर दी, आपके पास कितनी बची बच्चे 1325। प्राइस क्या 46091। ये प्राइस कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक कि आपको नया मटेरियल रिसीव नहीं होगा। अब देखो आपका बच्चे, आप क्या करना, आपकी कोई मिस्टेक ना हो इसलिए एक काम करना, आप इसमें से ये माइनस कर दो एक बार, ठीक है। 1716875 1716875 माइनस में 1106,184। ये फ्रैक्शन के कारण आपकी कोई भी 1 रुपए की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चे। 511,691। अब एक काम करो, इसको 1325 को मल्टीप्लाई करके देखो 460.91 कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चे, अरे क्या कर दिया, 3725 माइनस 2400, 1325, ठीक है। और ये कितना था बच्चे आपका 1716875 1716875 माइनस 1106,184। ये बच्चे मैं शायद गलत लिख गया, ये आपका आएगा 610,691। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक करो एक बार, 1325 इंटू 460.91 कितना आ रहा है 610,705। तो ये जो डिफरेंस आया बच्चे किसके कारण आया, आपकी फ्रैक्शन के कारण आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था 906 था, आपने क्या लिया 91 लिया है। तो आप इसको इसमें से माइनस करके ये दिखा सकते हो, ठीक है, वो गलत नहीं होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। आपकी कहीं पे रुपीस के कारण कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी। उसके बाद देखिए बच्चे 9th, उसके बाद बच्चे देखिए 9th फेब को क्या हुआ, 9th फेब को हुआ है बच्चे रिटर्न टू स्टोर 475 kgs बाय इलेक्ट्रिकल डिवीजन अगेंस्ट मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 1213। 1213 वाली कौन सी थी बच्चे, यही थी। रिटर्न टू स्टोर्स को वापस कर दिया। अब बच्चे स्टोर में अगर कोई चीज वापस आ रही है तो स्टोर रिसीव कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे यहां पर रिसीव कितना 475 kg। और रेट क्या बच्चे, रेट लगा था हमारे 460.91। तो कितने की गुड्स हमारे पास वापस आ गई 475 इंटू 460.91। हमारे पास रिसीव हो गई है बच्चे 2,18,932 की, ये गुड्स हमें रिसीव हो गई है। अब हमारे पास यूनिट कितनी हो गई है 1325 प्लस में 475, अब हमारे पास यूनिट हो गई है बच्चे 1800। रेट क्या 460.91, तो इंटू 460.91, तो आपके पास हो गया सर 829,638। ठीक है बच्चे। 9th के बाद आपको आएंगे फेब 15। 15 फेब को क्या हुआ, 15 फेब को हुआ अगेन गुड्स रिसीव कितना 1800 एट द रेट ऑफ 480। तो 1800 किलो इंटू 480 के रेट से आपको रिसीव हुआ है, तो कितने का हुआ है बच्चे 8,64,000 का।
अब क्या करेंगे, 1800 पहले था, 1800 और आ गया, कितना हो गया 3600, और अब टोटल प्राइस कितना हो गया बच्चे 829। अब हमारे पास बच्चे यूनिट्स कितनी हो गई है 3600, और उसका प्राइस कितना है 16,93,638। तो हमारा वेटेड एवरेज प्राइस क्या आएगा बच्चे 470 रुपीज 45 पैसा। 15th के बाद हमारे है बच्चे Feb 17। Feb 17 को क्या हुआ, रिटर्न टू सप्लायर 1 kg आउट ऑफ क्वांटिटी रिसीव्ड वाइड परचेज ऑर्डर 161/2013। कहते हैं हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया, तो हमारे लिए क्या है बच्चे, स्टोर के लिए क्या है, स्टोर के लिए तो इशू है ना, कितनी यूनिट्स इशू कर दी स्टोर ने 140 kg। किस रेट से, अब ये 161 वाला ऑर्डर कौन सा था बच्चे, सॉरी ये रहा 15th वाला ही है ना, ये कह रहा है कि रिटर्न टू सप्लायर 140 kg आउट ऑफ क्वांटिटी रिसीव्ड वाइड परचेज ऑर्डर 161/2013, और ये 161/2013 कौन सा ऑर्डर था, ये आपका Feb 15 वाला। प्राइस क्या लगा था बच्चे 480 लगा था। अब ये मत कर देना कि आप ये प्राइस उठा के यहाँ चिपका दो ना, अब ये प्राइस जिस प्राइस पे आपने रिटर्न किया आप उसी पे एंटर करेंगे। कितना आ जाएगा 140 यूनिट्स का, 140 इंटू 480, ये आ जाएगा बच्चे 6700। कितनी यूनिट्स आपके पास बच गई 3600 माइनस 140, आपके पास बची है बच्चे 3460 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, बचेगा क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचेगा 3460, और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे 1626438, और प्राइस वेटेड एवरेज प्राइस क्या आ जाएगा 470.07। ये प्राइस थोड़ा सा डाउन आ गया बिकॉज आपने कुछ महंगा जो कॉस्टली आपका मटेरियल था वो आपने कुछ वापस कर दिया है। अब बच्चे आइए 20th पे। 20th पे क्या कहता है, आपने इशू किया है सर 1900 kg, 1900 kg आपने इशू किया है किसको, इलेक्ट्रिक डिवीजन को, और इसका जो है ये 165/2013 जो भी प्राइस इसका नोट नंबर है बच्चे। तो 1900 किस रेट से इशू करोगे बच्चे 470.07 से तो इशू करोगे, कितना कॉस्ट आ जाएगा 470.07 इंटू 900, ये आएगा बच्चे 893,133। अब आपके पास कितनी यूनिट बची 3460 माइनस 1900, ये आएगा बच्चे 1560। आपके पास इतनी यूनिट्स बची, प्राइस कितना बचा, प्राइस बचेगा बच्चे 1626438 माइनस 893,133, 733,733,05, और ये प्राइस क्या है बच्चे 470.07। उसके बाद बच्चे कुछ और भी दिया हुआ है, कहता है 28 फेब को हम अपनी ये क्लोज कर रहे होंगे स्टॉक लेजर। It was found that 180 kg of wire was fraudulently misappropriated by the store assistant। तो कहते हैं जी 180 किलो आपका कोई सामान उठा के ले गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब कौन सा प्राइस लगाएंगे 470। ये भी हमारे लिए इशू है बच्चे, हमने तो समझो इशू ही कर दिया। कितना प्राइस आ गया इसका 180 इंटू 470.07, 180 इंटू 470, अरे यार ये आएगा बच्चे 84613, ठीक है। अब आपके पास कितनी यूनिट बची 1560, ये वैल्यू कहाँ जाएगी बच्चे, ये कोस्टिंग में जाएगी, कोस्टिंग P&L में। ये किसी आपको किसी जॉब को असाइन नहीं करेंगे, ये कोस्टिंग P&L में चली जाएगी। तो आपके पास यूनिट कितनी बची 1560 माइनस 180, तो आपके पास बची बच्चे 1380। प्राइस क्या, प्राइस 470.07, और वैल्यू क्या बच्चे इसकी 470.07, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे 648,696, ये आपकी बच्चे क्लोजिंग वैल्यू आ चुकी है। इसने शायद यही पूछा था आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्या पूछा था, नहीं स्टोर लेजर बनाने के लिए पूछा था बस, और कहता है कि जो आप इशू करोगे उसको वैल्यू कर दो। तो सर ये मैंने वैल्यू कर दी, ये वाली, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पूछे तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता, एंट्रियां करते जाओ, अपना कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठ जाओ, बस एक के बाद एंट्री करनी होती है। तो 13th क्वेश्चन हमने पहली बार इस तरह का क्वेश्चन डील किया है बच्चे, आप अपने हाथ से एक बार जरूर करके देखेंगे।
उसके बाद बच्चे आप आ जाइए 15th क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। 14th करवा दिया था क्या मैंने? नहीं 14th नहीं करवाया, अलग क्वेश्चन है, मैं बाद में करूँगा इसको। अपनी नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 14th आप एक बार इसको छोड़ दीजिए, अपने खुद ने भी नहीं करना है। 15th क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे बच्चे। 15th क्वेश्चन के अगर आपको आंसर नोट करने हैं तो मैं आंसर नोट करवा देता हूँ, ये आप सेल्फ करेंगे एक बार। क्वेश्चन 15 इसमें है बच्चे आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो आएगी 251 मॉनिटर्स। उसके बाद आता है, इसने पूछा कि इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 5500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इट वर्थ एक्सेप्टिंग। कहता है क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? तो इसका आंसर है बच्चे यस करेंगे। और आप कॉस्ट लिख लीजिए, दोनों अल्टरनेटिव में कितनी कितनी आएगी। एक अल्टरनेटिव में आएगी 75315 आपका हल्का फुल्का वेरी कर सकता है। ये तो आएगी बच्चे 5500 वाले ऑप्शन में, और 77525897 ये आएगी बच्चे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले ऑप्शन में। ठीक है, री ऑर्डर लेवल आपका रहेगा 3550 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल रहेगा आपका 3654 यूनिट्स, और मिनिमम आपका लेवल रहेगा बच्चे 1850 यूनिट्स। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, आप खुद कर लेंगे इसको आराम से। अगर फिर भी आपका आंसर मैच नहीं होता या कोई और इशू आता है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। तो एक बार ये आपको खुद से करना है। उसके बाद आता है बच्चे क्वेश्चन 16, ये भी आपका स्टोर लेजर से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात है, मैं आपको एक बार आपकी स्लाइड से दिखा देता हूँ इसको। क्वेश्चन कौन सा बच्चे? 16 ये रहा बच्चे। क्वेश्चन 16 आपका मई 2020 का आरटीपी का क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट टू लेटेस्ट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है वो यही दिया है। ठीक है, एक एमटीपी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें इतना दम नहीं है। आरटीपी का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। अभी मैंने बताया था ना, इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, जो चीजें आपको पहले वो क्वेश्चन में रेडीमेड देता था, अब वो हो सकता है आपको कहे कि आप कैलकुलेट कीजिए सर। ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन 16 है, ये टोटली प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। आप अगर रियल लाइफ में किस तरह से मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर टाइम, लीड टाइम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये उसके ऊपर बेस है बच्चे। मैंने बताया ना कि इंस्टीट्यूट आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है आजकल। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है तो ही आप उनका आंसर दे पाएंगे इजीली। अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं की ना बच्चे, तो आपके लिए वो क्वेश्चन हो जाएगा चैलेंजिंग। मैं गारंटी ले सकता हूँ, जो बच्चे ऑफिस जाते हैं ना वो इस क्वेश्चन को देखते ही कहेंगे अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन जिन बच्चों ने आज तक ऑफिस का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने आज तक जो ऑडिट पे नहीं गए बच्चे, उनके लिए ये क्वेश्चन मतलब महाभारत है, वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही डिसाइड करती है कि आप कितने अच्छे सीए बनेंगे। तो बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो भी आपकी है, आपका एम्प्लॉयर आपको डांटेगा, वो डांट नहीं है बच्चे, वो तो उसका प्यार है। ठीक है, आप मैक्सिमम डेज अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कीजिए, मैक्सिमम असाइनमेंट अपने हाथ से कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और मतलब अपने जो कलीग्स होते हैं ना, कई ऐसे कहते हैं अरे तेरे को क्या करना है यार, तेरे को जॉब तो ऐसी मिल जाएगी, उनकी बातों में मत आइएगा बच्चे। मैक्सिमम काम अपने हाथ से करके देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को, बहुत फ़ायदा होगा। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कितना बेनिफिट है। चलिए हम एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं जी, अर्नव इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज, इट फॉलोज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ कंपोनेंट एक्स। आपको एक कुछ शीट्स बताई गई है, उसमें बताया गया कि सर हमने परचेज ऑर्डर दिया है, एक ऑर्डर और भी दिया है, यूनिट्स हमने ये दी हैं। तो ये 10,000 यूनिट्स क्या बता रही है बच्चे, दोनों बार 10,000 यूनिट्स ऑर्डर की हुई है। इसका मतलब ये क्या है बच्चे, ये हमारी री ऑर्डर क्वांटिटी हो गई है। ठीक है ना, हम वही तो री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या कि हम कितना परचेज कर रहे हैं एक साथ, तो ये होगी री ऑर्डर क्वांटिटी। रेट भी बताया हुआ है, रेट का एक बार हमें कोई मतलब है नहीं। उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक बता दिया, ठीक है सर, इससे हमारा वेटेड एवरेज प्राइस निकल आएगा। रेट बता, अच्छा रेट तो दे ही रखा है, ठीक है। अगर मान लो वैल्यू दे रखी होती तो हम इससे डिवाइड करके क्या निकाल लेते, वेटेड एवरेज प्राइस। अब तो रेट दिया ही हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फिर कहता है जी, गुड्स आपको रिसीव हो गया है, परचेज ऑर्डर इसके अगेंस्ट 15 को ऑर्डर किया था, आपको रिसीव कब हुआ सर, 5 जनवरी को। कितना टाइम लग गया, चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। आपने 15/12 को ये ऑर्डर किया है,
ऑर्डर नंबर 008 और आपको ऑर्डर नंबर 008 ही रिसीव हुआ है कब, 5 जनवरी को। तो कितना टाइम लगा, 16 और 5 21 डेज लग गए आपको। 21 डेज कैसे कैलकुलेट किए बच्चे, 16 डेज दिसंबर के और 5 डेज आपके जनवरी के, तो ये हो गया 21 डेज। उसके बाद कहते हैं जी मटेरियल रिटर्न नोट, कहते हैं मटेरियल रिटर्न कर दिया आपने, कौन सा, ये 500 यूनिट्स कौन से में से वापस किए बच्चे, इस 10,000 में से वापस किए। ठीक है, आगे कहते हैं जी मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 011। ये मटेरियल रिक्विजिशन क्या होती थी भाई, मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या थी मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन कौन देता था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देता था, स्टोर डिपार्टमेंट देता था, कौन देता था, मटेरियल रिक्विजिशन देता था बच्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। किसको देता था, स्टोर डिपार्टमेंट को। फॉर किसके लिए, फॉर इशूइंग मटेरियल्स। तो ये मटेरियल रिक्विजिशन आई है स्टोर के पास 3000 यूनिट्स के लिए। ठीक है, परचेज ऑर्डर नंबर 10, एक ऑर्डर नंबर और डाल दिया इन्होंने 10,000 का। देखो बच्चे अब हर बार ये 10,000 ही आपका ऑर्डर डाल रहा है, तो ये क्या है आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी हो जाती है सर। फिर कहते हैं जी मटेरियल रिक्विजिशन 1012, एक तो 01 ये आई है बच्चे। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, पेन का कलर मैंने ग्रीन कर लिया। मटेरियल रिक्विजिशन नंबर आपके पास एक ये आई है, एक ये आई है। आगे भी देख लेते हैं एक बार कितनी मटेरियल रिक्विजिशन है, हमें पता चल जाएगा। मटेरियल रिक्विजिशन एक ये भी है आपके पास, एक ये भी है आपके पास, एक ये भी है आपके पास और एक ये भी है आपके पास। ये आपके पास 6 मटेरियल रिक्विजिशन है। चलो ठीक है, अब मैं एक बार ये देखता हूं कि एक बार में कितना मटेरियल इशू करवा रहे हैं। ये देखो सर 3000, फिर बोले कि 4500, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ 3000 4500। अगले पेज पे आइए, कहते हैं जी 2200 1500 4000 3200। 2200 1500 4000 3200। आपने मटेरियल रिक्विजिशन बच्चे इतने इतने मटेरियल की दी है, 3000 4500 2200 1500 4000 3200। अब मुझे बताइए मैक्सिमम आपने कितना स्टॉक ऑर्डर किया है, मैक्सिमम आपने रिक्विजिशन कितने मटेरियल की दी है। आपने रिक्विजिशन दी है बच्चे 4500 की, और मिनिमम कितनी दी है, मिनिमम दी है बच्चे 1500 की। तो ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम और मिनिमम रिक्विजिशन होगी आपकी। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड और मिनिमम डिमांड हो गई आपकी। ठीक है, तो चलो इसको लिखो बच्चे मैक्सिमम, और आपकी 1500 भी कहीं आई थी, 1500 ये थी, ये है आपकी बच्चे मिनिमम। ठीक है, चलो दोबारा से आ जाओ। बिल्कुल आसान है यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अभी तो कुछ मुश्किल था बिल्कुल भी नहीं। फिर ये क्या कहता है, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। परचेज ऑर्डर नंबर 10 ये भी हो चुका। उसके बाद कहता है जी 12/1 को गुड्स रिसीव्ड नोट 009, कहता है अगेंस्ट परचेज ऑर्डर 009। ये और इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर दिया था 30/12 को, रिसीव कब हुआ बच्चे 12/1 को। कितना टाइम लग गया, 30th 12 2 दिन, और 12 ये 14 डेज। तो ये आपको मिला है बच्चे 14 डेज में। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कितना टाइम लग रहा है ऑर्डर होने में। पहले 21 डेज में आया है, ये 14 डेज में आ गया। एक ऑर्डर और भी डाला था बच्चे आपने, ये वाला परचेज ऑर्डर 10, ये कब डाला 7 जनवरी को। हमें रिसीव कब हुआ ये भी चेक कर लो। ये रिसीव हुआ है बच्चे 25 जनवरी को। अब 7 जनवरी का डाला हुआ ऑर्डर आपको 25 जनवरी को मिलता है, तो कितना टाइम लग गया, 25 - 7 18 डेज। ये 18 डेज में मिला है। तो मुझे ये बताओ मिनिमम और मैक्सिमम क्या है आपका। मिनिमम लीड टाइम कितना, मिनिमम बच्चे ये आ गया आपका 14 डेज, और मैक्सिमम कितना 21 डेज। 18 तो बीच का चीज हो गई ना, मतलब नॉर्मली आपको मैक्सिमम आपको 21 डेज में गुड्स रिसीव हुआ है, और मिनिमम आपको 14 डेज में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम लीड टाइम भी आ गया हमारे पास। उसके बाद कहते हैं जी मटेरियल रिटर्न नोट। अच्छा, इसमें से कुछ मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया, कोई बात नहीं, कर देंगे, कोई बुरी बात। उसके बाद कहते हैं सर मटेरियल रिक्विजिशन, ये हम पढ़ चुके थे, उस ये भी हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। बताओ इतनी सारी कहानी दे रखी है, उसमें से निकल के क्या आई बच्चे, निकल के आई उसमें 4 चीजें। आपका मैक्सिमम लीड टाइम क्या है, मिनिमम लीड टाइम क्या है, आपके रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, आप कितना मैक्सिमम ऑर्डर करते हैं, कितना मिनिमम आप क्वांटिटी कंज्यूम करते हो। ये 4-5 बातें आपके निकल के सामने आई है। उसके बाद कहता है जी बेस्ड ऑन द अबाउट डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, कहता है रीऑर्डर लेवल बता दो, मैक्सिमम मिनिमम स्टोर लेजर बना दो, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बता दो। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दम है बच्चे, बिल्कुल भी दम नहीं है, बस आप बच्चे घबरा जाओगे इस तरह का क्वेश्चन देखकर। इसीलिए तो कहता हूँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ध्यान दो अच्छे से। तो चलिए बताइए रीऑर्डर लेवल क्या होगा आपका।
रीऑर्डर लेवल क्या होगा? रीऑर्डर लेवल क्या होता है बच्चे? यही करवा दूं? रीऑर्डर लेवल क्या होगा? मुझे तो फॉर्मूला भी याद नहीं है बच्चे रीऑर्डर लेवल का। रीऑर्डर लेवल क्या होता था? मैक्सिमम होता था या मिनिमम होता था? मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजप्शन कितना आया था हमारा 4500 का, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना आया था बच्चे 21 डेज का। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया? रीऑर्डर लेवल। किस पॉइंट पे हम ऑर्डर करें? 94500 4500 बच्चे। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला होता था हमारा? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता था बच्चे मैक्सिमम कंजप्शन टू मैक्सिमम लीड टाइम। तो चलिए लिखते हैं, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन कितना है बच्चे अपना? मैक्सिमम कंजप्शन हमने भी चेक किया था। मैक्सिमम कंजप्शन था बच्चे कितना था 4500। तो जब मैक्सिमम कंजप्शन 4500 है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था 21 डेज, तो रीऑर्डर लेवल कितना होगा हमारा 4500 इंटू 21 94,500 यूनिट्स। उसके बाद कहते हैं जी मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मीन्स रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्या मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब बताओ रीऑर्डर लेवल हमारा क्या हुआ 94,500 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ बच्चे 10,000 यूनिट्स हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 94,500 प्लस 10,000, बहुत कम मंगवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है बच्चे 0054100। अब मिनिमम कंजप्शन कितना है आपका? मिनिमम कंजप्शन था ये वाला 1500, लेकिन 1500 कितने दिन के लिए? मिनिमम लीड टाइम कितना था आपका? आई थिंक ये कुछ था अपना 14 डेज का। तो मिनिमम लीड टाइम हुआ आपका 14 डेज का, तो लेस करके निकालो कितना आएगा ये 1500 इंटू 14 21,000 माइनस 104,500 83,500। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या आएगा 83,500। उसके बाद आता है जी मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या? रीऑर्डर लेवल। इस लेवल पे हम क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे, और जब तक यूनिट्स आएगी कितना कंज्यूम कर लेंगे बच्चे? ऑन एन एवरेज हमें कितनी दिन में गुड्स मिल जाएंगी? मिनिमम कितने दिन में गुड्स मिल जाती हैं? मिनिमम मिल जाती हैं 14 डेज में और मैक्सिमम 21 डेज में। तो टोटल कितना हो जाएगा 35, और इसको एवरेज करेंगे तो 17.5 डेज। तो आपका एवरेज कितना हुआ 17.5 डेज। ठीक है, तो 17.5 डेज रीऑर्डर लेवल से आपने ऑर्डर किया। मतलब आपने ऑर्डर कब किया? आपने ऑर्डर किया जब आपके पास 94,500 यूनिट्स थी। अब आपने 17.5 डेज की कंजप्शन रख ली अपने पास। एवरेज कंजप्शन 17.5 डेज की कितनी होगी बच्चे? देख लो, मिनिमम आपकी है 1500 और मैक्सिमम है 4500, और एवरेज कर देंगे तो 3000, और 17.5 डेज कितनी रहेगी बच्चे? ये 52,500। तो आपका मिनिमम स्टॉक आ जाएगा 94,500 42,000 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी प्रिपेयर स्टोर लेजर फॉर द पीरियड जनवरी 2020 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31 जनवरी 2020। तो स्टोर लेजर बनाने के लिए कह रहा है बच्चे, मैं बनाऊं? कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020। कहते हैं वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, ये आपके जब स्टोर लेजर बनाओगे तो उसमें जो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड, तो आपने जितना इशू किया है मटेरियल और जो वापिस हो गया है उसको लेस करके हमारा क्या आ जाएगा? यूज्ड आ जाएगा। बिल्कुल आसान है ये भी। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है? ये भी इससे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, वो होती है हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसने ये नहीं पूछा कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है ऑर्डर की, तो हमें सिर्फ क्या निकालनी है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आएगी बच्चे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो अब हमें क्या बनाना है बच्चे? अब हमें बनाना है स्टोर लेजर। तो
तो स्टोर लेजर चलिए हम बना लेते हैं, 2 मिनट लगेगी इसमें। स्टोर लेजर बनाना है बच्चे, स्टोर लेजर। ओके, मैं अपने नोट्स रेफर कर रहा हूँ, आप अपने नोट्स रेफर कीजिए। हाँ जी, सबसे पहले थे बच्चे 15 दिसंबर को ऑर्डर प्लेस किया। क्या ऑर्डर प्लेस की एंट्री स्टोर लेजर में डाल दूं मैं? नहीं, ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री आपके यहां नहीं डलेगी। तो मैं सबसे पहले तो बच्चे लाइंस लगा लेता हूं। अरे बाप रे, इससे भी सीधी नहीं आ रही मेरी लाइंस तो। चलो कोई बात नहीं, काम चल गया। नहीं, दोबारा बनाता हूँ उसको मैं। स्टोर लेजर लाइनें नहीं बनाता मैं, लाइनें बनाने का फायदा नहीं है। सबसे पहले बच्चे क्या होगा, आपको रिसीव, उसके बाद क्या होता है बच्चे, इशू, और उसके बाद क्या बचता है, बैलेंस। अच्छा जी, रिसिप्ट होती है तो आपको क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है जब गुड्स रिसीव होती है, मटेरियल। यहाँ पे आएगी सबसे पहले बच्चे आपकी डेट, डेट के बाद क्या डालोगे, मटेरियल रिसीव नोट या फिर गुड्स रिसीव नोट। मटेरियल रिसीव ना के इसको बोलेंगे गुड्स रिसीव नोट, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या बच्चे, गुड्स रिसीव्ड नोट। तो हमने लिख किया गुड रिसीव नोट। उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पर। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा इशू। इशू के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और बैलेंस के लिए भी क्या, उसके लिए कुछ भी नहीं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब बनाते जाओ बच्चे, इतना आसान है ना ये, क्या बताऊं आपको। कहता है आपका सबसे पहले 1 जनवरी 1 जनवरी 2020, कहता है ओपनिंग स्टॉक था 3500 यूनिट्स। तो ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, 3500 यूनिट्स। और रेट क्या है बच्चे, 9810। तो मल्टीप्लाई करनी आती है, हमारा कैलकुलेटर करता है बच्चे 9810। अरे बाप रे, कितनी बड़ी अमाउंट आ जाती है, 34335, 1 2 3। ठीक है बच्चे। उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है सर कि हमने क्या किया, हमने गुड्स रिसीव की 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2020। गुड्स रिसीव्ड, गुड रिसीव्ड कहता है जी, ये गुड्स रिसीव नोट है आपका, सॉरी रिसीव का हमारा ये है। कितनी यूनिट्स रिसीव की, 10,000। ये नंबर वगैरह डालते रहना यार। प्राइस कितना, अब ऑर्डर नंबर 08 से लिए आपने, ऑर्डर नंबर 08 कितने, क्या रेट था इसका, 9930। तो कितने की कॉस्ट हो जाएगी बच्चे, 9930 और 4 टाइम्स 0। अब आपकी टोटल आपके पास कितनी यूनिट्स हो गई, 13,500। और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बच्चे, 9930 प्लस में 343353 3 टाइम्स 0। अरे बाप रे, हैंडसम अमाउंट आ गया बच्चे, 133635000। कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 13,500। तो आपका रेट क्या गया बच्चे, 9898.89। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिफ्थ के बाद क्या हुआ बच्चे, आपने फिफ्थ को कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए 500 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, 5 जनवरी 2020 हम क्या करेंगे यहाँ पर 500 यूनिट्स। अब रेट क्या लूँगी, ये वाला नहीं बच्चे, रिटर्न की है, ये वाला रेट लोगे। इसी बैच में से आपकी रिटर्न हुई है ना 9030, तो 9930 इंटू 500। आपने बच्चे 4,90,000, अरे नहीं बड़ी हैंडसम अमाउंट आ रही है यार, 4,965,123
49,65,000 का आपने गुड्स रिटर्न कर दी। अब आपके पास कितनी यूनिट्स बच गई बच्चे? 13,000। ठीक है, और 13,000 यूनिट्स आपके पास बच गई और आपकी कॉस्ट कितनी बची है? 1,336,35,000 माइनस में 49,65,000। तो आपकी कॉस्ट बची है बच्चे 1286,7 टाइम्स 0। कितनी यूनिट्स है? 13,000। तो वेटेड एवरेज रेट क्या आएगा? 9897.69। 9897.69 ये रेट ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद ये क्या कहता है? कहता है मटेरियल रिक्विजिशन आई है 6 जनवरी को। आपने मटेरियल इशू किया है, कितनी यूनिट्स इशू की बच्चे? आपने इशू की है 3000 यूनिट्स। रेट क्या लगाएंगे? 9897.69। अब कितनी की हो जाएगी? इंटू 3000, ये हो जाती है बच्चे 29693076। ठीक है, अब यूनिट्स कितनी बची? 10,000। और कॉस्ट क्या बचेगी? कॉस्ट बचेगी बच्चे आपकी माइनस 1286798976923 और रेट क्या मिलेगा? 9897.69। ठीक है, तो अब ये बच्चे इसी तरह से करना है अपने। आगे क्या हुआ? परचेज ऑर्डर दोबारा से डाल दिया। क्या परचेज ऑर्डर की एंट्री डाल दूं इसके अंदर स्टॉक में? नहीं, अभी नहीं डालनी। जब रिसीव होगा जब डालेंगे ना बच्चे। ये क्या है? स्टोर लेजर है। अगर स्टोर लेजर है तो क्या मैं इसकी एंट्री अभी डाल दूं? नहीं, अभी नहीं डालेंगे बच्चे, आगे डालेंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी मटेरियल रिक्विजिशन फिर से आई है 10 जनवरी को। क्या कहता है जी? ये कहता है कि आपने 4500 यूनिट्स फिर से इशू करनी है। अब 4500 यूनिट इशू करोगे, किस रेट से करोगे? 9897.69। ठीक है, तो ये निकाल लेना। अब आगे सिंपल है यार इस क्वेश्चन को, मतलब आगे मैं क्या करवाऊँ, इसमें कुछ करवाने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो ये कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी है। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि आपकी कॉस्ट ऑफ इशू क्या है, जो आपने इशू किया ना बच्चे, आपने इशू की है ये यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए। ये यूनिट्स आपने प्रोडक्शन के लिए इशू नहीं की, ये बात ध्यान रखना आप। अगर आपसे इसने क्वेश्चन में पूछा भी आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, तो बच्चे ये जो 500 कंपोनेंट्स है ना, ये आपने यूज नहीं किए, ये आपने रिटर्न किए हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये आपने रिटर्न किए हैं। कई बार क्या होता है, हम इसका टोटल लगा के बता देते हैं, सर ये है हमारा वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स यूज। ये यूज नहीं है बच्चे, ये तो टोटल है आपका। अब इसके अंदर रिटर्न भी है। अब मैं अगर यूज कह दूं तो हो सकता है हमें थेफ्ट हुआ है, लॉस हुआ है कोई, तो वो भी तो इसी कॉलम में आता है ना। तो क्या थेफ्ट हमारा यूज है? नहीं। कंपोनेंट यूज बच्चे ये वाले हैं, ये 3000 आपने यूज किए हैं, 4500 यूज किए हैं, आगे भी रिक्विजिशन थी एक और 400 है, ये आप यूज करोगे। उसके बाद 2200 है, ये यूज करोगे। 1500 है, ये यूज करोगे। 4000 यूज करोगे। 3200 ये चीजें यूज करोगे। और ये जो है आपके 500 है, कोई स्टॉक लॉस हो गया, ये आप यूज नहीं कर रहे, तो ये आपके वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप यार ये क्वेश्चन अब हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और फिर भी अगर दिक्कत आए तो बच्चे बता देना, कर लेंगे इसको भी। ठीक है, तो इसका बेसिक इस क्वेश्चन में था क्या, मतलब इस क्वेश्चन को हमने डील किया है, तो इसमें बेसिकली ऐसी क्या चीज थी। ये क्वेश्चन था आपका मई 2020 आरटीपी का। इसमें थी बच्चे ये वाली चीज, जो आपको मेन समझने वाली चीज थी, वो थी ये। अगर क्वेश्चन ये सपोज आरटीपी में ना के आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाता, तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती, बिकॉज उनको ये नहीं पता था कि मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। अभी तक तो पका पकाया खाया था सर हमने। ठीक है, पका पकाया का मतलब अभी तक तो हमें मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकाल के देता था। लीड टाइम हमें निकाल बता के क्वेश्चन में बताया होता था कि आपका मिनिमम इतना टाइम लगेगा, मैक्सिमम इतना लगेगा। लेकिन अब बच्चे सिनेरियो बदल गया है। अब कहता है जी ये हमारी शीट है। उसने क्या किया, आपको स्टॉक लेजर का एक पेज दे दिया, कहता है बताओ अब मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, रीऑर्डर क्या है, सारी चीजें बताओ हमें। तो हुआ कुछ नहीं है बच्चे, आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मे बी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स डिजर्व करता है ये क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल लाइट क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है। जो रिक्वायरमेंट्स है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सपोज 2 मार्क्स के तो ये आएंगे अगर आएंगे तो। फिर स्टोर लेजर है, स्टोर लेजर आपका मिनिमम 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद कहते हैं वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स 1 मार्क और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 1 मार्क। तो 4 to 6
टू 8 टू 10 12, ये तो 12 बन जाता है, लेकिन फिर भी चलो इसमें से कम कर देते हैं, रीऑर्डर लेवल 1 का, ये 1 का, ठीक है। इस तरह से ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम बनता है। काम है बच्चे इसमें इतना 10 मार्क्स का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है 1-2 पॉइंट कम पूछ ले, मान लो ये क्वेश्चन ना पूछे आपसे लास्ट के 2 पॉइंट्स, ये 4 पूछ ले 10 में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपको यार 10 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स में दे देगा, ऐसा तो इंस्टीट्यूट करेगा नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 10 मार्क्स में आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इजी क्वेश्चन है यार, कुछ ज़्यादा है नहीं। स्टोर लेजर वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, क्लरिकल वर्क होता है, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, कुछ भी करते रहो, कोई भी फॉर्मूला लगाते रहो, लिफो लगा लो, फिफो लगा लो, वेटेड एवरेज लगा लो। एग्जाम में नॉर्मली वेटेड एवरेज पूछा जाता है। वैसे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, जो आपके पास बुक होगी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। बुक भरने वाली बात है यार, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस होते हैं। स्टोर लेजर के 1-2 क्वेश्चंस मुझे एक और बुक में मिल गए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको मैं करवाऊंगा, वो टेस्ट में दूंगा सबसे पहले। तो मैं, मुश्किल नहीं है बच्चे, बहुत आसान है, इसी तरह से क्वेश्चन है, ट्रिकी से हैं थोड़े से। तो एक तो टेस्ट में दूंगा इस तरह का क्वेश्चन, और जो टेस्ट का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा तो उसमें डिस्कशन हो जाएगी हमारी। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। आपके स्टडी मैट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टडी मैट के लास्ट में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और कल हम इसके मैं कल लेबर क्लास अपलोड करूंगा बच्चे, जो लेबर कोस्ट की हमारी फर्स्ट क्लास है, कल मैं वो अपलोड करूंगा। साथ में एक क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी अलग से डील करूंगा, अलग से मटेरियल कॉस्ट के क्वेश्चंस की भी एक क्लास अपलोड करूंगा। तो हमारा टारगेट एक डे डिले हो गया बच्चे। हमारा 16th का टारगेट था कि हम 16th को लेबर कोस्ट अपलोड करेंगे, लेकिन नहीं, अब हम 17th से शुरू करेंगे लेबर कोस्ट। सो अपने रिवीजन बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।